स्वागत है आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल तनवीर सर पर। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि सक्षमता परीक्षा होने में अब वक्त नहीं है। ज़्यादा हम लोग के पास समय नहीं बचा है, क्योंकि 21 से 28 जनवरी के बीच में ही सक्षमता परीक्षा होने की संभावना है। अगर किसी कारणवश यह नहीं हो पाया तो 23 फरवरी के बाद होगा। फिर भी हमारे पास अब वक्त नहीं है। जो भी वक्त बचा है, इसलिए पूरी कोशिश करना है इसी में वक्त निकाल करके थोड़ा बहुत भी तैयारी करके, लेकिन कंटिन्यू अच्छा से तैयारी हो जाए। हर दिन वक्त दे देना है थोड़ा-सा। आज वो जो मैंने सेट लाया है, यह साइंस से ही है, लेकिन स्पेशल क्लास 8 से है। और जो है यह इसका लगभग 4 सेट होगा, जिसमें 100 क्वेश्चन होंगे। हर एक सेट में 20 क्वेश्चन हम डाले हुए हैं। यह साइंस है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, पहला नंबर क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों से कि यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, नए हैं और सब्सक्राइब करना भूल गए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब करके, एक प्यारा सा लाइक करके और कमेंट भी कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। कोई भी हमारे शिक्षक साथी छूटे नहीं। चलिए, पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कि पहला नंबर क्वेश्चन कहता है कि जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? जब एक ही किस्म के पौधे किसी भी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? भाई, एक ही किस्म का पौधा हो और किसी खेत में जो है बड़ा पैमाने पर जो है उसको उगाया जाए, तो वह क्या होगा? वह फसल होगा। खेती भी नहीं होगा, कृषि भी नहीं होगा, अनाज भी नहीं होगा, पौधे की बात की जा रही है, यह फसल होगा। इसलिए ऑप्शन नंबर ए नहीं, बी यहाँ पे होगा, ऑप्शन नंबर बी, फसल। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, फसल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि किस प्रकार के फसल की जड़ों की ग्रंथियों में राइजोबियम जीवाणु पाए जाते हैं? कह रहा है कि किस प्रकार के फसल की जड़ों की ग्रंथियों में राइजोबियम जीवाणु पाए जाते हैं। अब यहाँ पे जो है क्या होता है, ग्रंथि क्या है? ग्रंथि से जो है हार्मोन का रिसाव होता है। तो यहाँ फसल के बारे में पूछ रहा है कि किस प्रकार के फसल की जड़ों की ग्रंथियों में राइजोबियम जीवाणु जो होता है वह पाया जाता है। ऑप्शन ए है फलीदार फसल, ऑप्शन बी है रेशेदार फसल, ऑप्शन सी है अनाज फसल, डी है इनमें कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए फलीदार फसल। फलीदार फसल जो होता है उसकी जड़ों की ग्रंथि में, यानी ग्रंथि हमने अभी भी कहा कि ग्रंथि क्या होता है कि जहाँ से ये रिसाव होता है हार्मोन का, तो ग्रंथियों में राइजोबियम जीवाणु पाए जाते हैं फलीदार फसल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्न में से कौन सा खाद्य पदार्थ जंतुओं से प्राप्त होता है? इसमें जो ऑप्शन में दिया है, वह खाद्य पदार्थ जो खाने वाला है, वह कौन-सा पदार्थ जो है जो जंतु से पाया जाता है? ऑप्शन ए है दाल, तो दाल जो है जंतु से नहीं, यह पौधों से पाया जाता है, मिलता है। ऑप्शन बी है फल, यह भी फल पौधा ही हो गया, पेड़-पौधा हो गया। ऑप्शन सी है शहद और डी है चावल, तो चावल पौधा हो गया। लेकिन ऑप्शन नंबर सी जो है शहद, तो शहद मधुमक्खी हो गया और यहाँ कह रहा है शहद मधुमक्खी से प्राप्त होता है और यहाँ कह रहा है कि कौन-सा खाद्य पदार्थ जंतुओं से प्राप्त होता है, तो शहद यानी मधुमक्खी जो है यह क्या हो गया? जंतु हो गया और यह खाद्य पदार्थ शहद हो गया, तो मधुमक्खी से प्राप्त होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, शहद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन कहता है कि किस ऋतु में जायद फसल की खेती की जाती है? जायद फसल जो होता है, हमने इस पर पहले भी चर्चा किया है। यहाँ कह रहा है किस ऋतु में जायद फसल की खेती की जाती है? ऑप्शन ए है वर्षा ऋतु, ऑप्शन बी है शीत ऋतु, ऑप्शन सी है ग्रीष्म ऋतु और ऑप्शन डी है बसंत ऋतु। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ग्रीष्म ऋतु। यानी गर्मी का मौसम जो होता है, उसमें जो भी फसल उगाई जाती है, उस फसल की खेती की जाती है, वह जायद फसल कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 नंबर क्वेश्चन कहता है, रेशेदार फसल का उदाहरण है। रेशा वाला फसल इसमें कौन है?
ऑप्शन ए है सूरजमुखी, यह भी नहीं है। ऑप्शन बी है चना, यह भी नहीं है। ऑप्शन सी है गेहूँ, यह भी नहीं है। ऑप्शन डी है कपास, तो कपास रेशेदार फसल का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। कपास रेशेदार फसल का उदाहरण है कपास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। 6 नंबर क्वेश्चन कहता है कि रबी फसल का उदाहरण है। रबी फसल के बारे में भी हमने बताया और खरीफ फसल के भी बारे में पहले ही बताया है। रबी फसल का उदाहरण है, इसमें कौन है? तो भाई ऑप्शन ए है धान, ऑप्शन बी है मक्का, ऑप्शन सी है सोयाबीन और ऑप्शन डी है गेहूं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा गेहूं। रबी फसल का उदाहरण है गेहूं। अब रबी फसल किसे कहते हैं, तो हमने पहले ही आपको बताया है कि जो भी फसल को सर्दी के मौसम में बोया जाए और गर्मी के मौसम में काटा जाए तो वह रबी फसल कहलाता है। जैसे अभी ठंडा का मौसम शुरू हो गया है तो गेहूं बोया जा रहा है, तो यह क्या है, इसको जो है काटा जाएगा, यह फसल तैयार हो जाएगा गर्मी में। मार्च अप्रैल में जो है इसकी कटाई होगी, नहीं गर्मी में कटाई होगी, तो गेहूं जो है यह क्या हो गया, रबी फसल हो गया। इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा गेहूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है मिट्टी को उलटने पलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? मिट्टी को खेतों में मिट्टी को उल्टा पलटा जाता है, उसको महीन किया जाता है, जो है फोड़ा जाता है, तो वह सब प्रक्रिया जो है क्या कहलाता है? ऑप्शन ए है कटाई, ऑप्शन बी है निराई, ऑप्शन सी है जुताई, ऑप्शन डी है सिंचाई। तो भाई वह जुताई मतलब मिट्टी को उलटने पलटना का जो क्रिया होता है उसको जोतना बोला जाता है, एवं पोला करने का जो प्रक्रिया होता है उसको क्या बोला जाता है, जोतना बोला जाता है। मतलब उसी को जोताई होता है, उसके बाद ही फसल का उसमें जो है बुआई होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जुताई, मिट्टी को उलटने-पलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया को जुताई कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। 8 नंबर क्वेश्चन कहता है फसल चक्रण पद्धति से मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़ता है? भाई फसल चक्रण पद्धति से मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो फसल चक्रण पद्धति आखिर है क्या? फसल चक्र क्या है? तो एक ही खेत में बार-बार फसल जो है अदल-बदल कर उगाना, अदला-बदली करके अदल-बदल कर फसल उगाना एक ही खेत में, वह फसल चक्र कहलाता है। तो फसल चक्रण की जो ये पद्धति होती है, सिस्टम जो है, इससे मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो उससे क्या होता है कि उसकी उर्वरता शक्ति बढ़ती है। क्या होता है भाई? उसका उर्वरता शक्ति बढ़ जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा, उर्वरता बढ़ती है। फसल चक्रण पद्धति से मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो उसकी उर्वरता बढ़ती है। चलिए ध्यान दीजिए, एक ही खेत में एक साथ 2 फसल को भी बोना, यह भी फसल चक्रण में ही आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है अनाज के दानों को भूसे से अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? जब अनाज को यानी धान हो गया या गेहूं हो गया, जब कटाई करने के बाद उसको जो है उसमें तो क्या होता है, जब उसका थ्रेशरिंग किया जाता है तो भूसा अलग हो जाता है और दाना अलग हो जाता है, तो वही क्या कहलाता है कि उसको क्या कहा जाता है? दानों को जब भूसा से अलग कर किया जाता है तो वह प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो वह थ्रेशिंग होता है भाई। ऑप्शन ए है भंडारण, बी है निराई, सी है थ्रेसिंग, ऑप्शन डी है कटाई। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी थ्रेसिंग। अनाज के दानों को भूसे से अलग करने की प्रक्रिया थ्रेसिंग कहलाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सा पौधा खरपतवार का उदाहरण है? निम्न में से कौन सा पौधा खरपतवार का उदाहरण है? भाई खरपतवार क्या होता है कि जो फसल जो उगाई जाती है, खेतों में जब फसल लगाया जाता है तो उसमें फसल के अलावा भी घास वगैरह जो बेकार के फसल होते हैं, जो हमारे लिए जरूरी का नहीं होता है, वह बेकार जो उसमें घास होता है वही क्या होता है, खरपतवार कहलाता है। तो वही पूछ रहा है कि इसमें ऑप्शन जो दिया हुआ इसमें से कौन जो है खरपतवार का उदाहरण है? ऑप्शन ए है गाजर, तो गाजर नहीं है। ऑप्शन बी है गाजर घास, तो ऑप्शन नंबर बी ही इसका सही आंसर हो जाएगा, गाजर
घास, ऑप्शन नंबर बी। यह एक ऐसा घास होता है जो इसका जड़ गाजर की तरह होता है लेकिन छोटा बिल्कुल होता है। वह गाजर की तरह ही बैठता है, ज़मीन में नहीं है। तो वह गाजर घास उसको बोला जाता है। उसको जो है आम भाषा में जो है देहाती भाषा में मोथा वगैरह बोला जाता है। लेकिन गाजर घास मतलब जो है ये एक ऐसा घास है जिसका जो है जड़ जो है गाजर की तरह अंदर ज़मीन में बैठता है। ऑप्शन सी है तीसी, ऑप्शन डी है जूट। तो यहाँ ऑप्शन बी गाजर घास हो जाएगा, खरपतवार का उदाहरण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है दूध को दही में परिवर्तित करने वाला सूक्ष्म जीव है। दूध को जब दही में चेंज होता है, दूध जब दही में बदलता है, तो आखिर वह कौन से सूक्ष्म जीव की वजह से होता है? तो वह लैक्टोबैसिलस जो सूक्ष्म जीव होता है उसके वजह से दूध दही में बदल जाता है। ऑप्शन ए है बेसिलस एंथ्रेसिस, ऑप्शन बी है राइजोबियम, ऑप्शन सी है माइकोबैक्टीरियम, ऑप्शन डी है लैक्टोबैसिलस। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। लैक्टोबैसिलस दूध को दही में परिवर्तित करने वाला सूक्ष्म जीव है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है मलेरिया रोग किस जीव के काटने से हो सकता है? मलेरिया रोग आखिर किसको किसके जो है कौन सा जीव के काटने से हो सकता है? ऑप्शन ए है मकड़ी, ऑप्शन बी है मच्छर, ऑप्शन सी है मधुमक्खी, ऑप्शन डी है घरेलू मक्खी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा क्योंकि मच्छर के काटने से ही मलेरिया रोग होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है सबसे पहले कौन सा प्रतिजैविक खोजा गया? सबसे पहले कौन सा प्रतिजैविक खोजा गया? भाई ऑप्शन ए है पेनिसिलिन, ऑप्शन बी है स्ट्रेप्टोमाइसिन, ऑप्शन सी है एरिथ्रोमाइसिन, ऑप्शन डी है टेट्रासाइक्लिन। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए कि सबसे पहले पेनिसिलिन का खोज किया गया, मतलब सबसे पहले पेनिसिलिन प्रतिजैविक खोजा गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है पेनिसिलिन प्रतिजैविक जो है उसकी खोज किसने की? भाई इसका तो खोज सबसे यह प्रतिजैविक है पेनिसिलिन, लेकिन यह सबसे पहले इसी का खोज हुआ, लेकिन इसका खोज किसने किया? ऑप्शन ए है एडवर्ड जेनर, ऑप्शन बी है रॉबर्ट कोच, ऑप्शन सी है लुई पास्चर, ऑप्शन डी है एलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। एलेक्जेंडर फ्लेमिंग, पेनिसिलिन प्रतिजैविक की खोज एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है पैकेट बंद दूध को खराब होने से बचाने के लिए किया जाता है। यानी कि जो हम लोग दूध लाते हैं पैकेट वाला मार्केट से, तो वह उसमें पैक होने से पहले आखिर उसको क्या किया जाता है जिसकी वजह से पैक करने से पहले उसको क्या किया जाता है जिसके वजह से वह खराब नहीं होता है? तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है किण्वन, किण्वन नहीं है। ऑप्शन बी है पाश्चुरीकरण, तो ऑप्शन नंबर बी जो है पाश्चुरीकरण, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। पाश्चुरीकरण भंडारण भी नहीं और नाइट्रोजन स्थिरीकरण भी नहीं होगा। पाश्चुरीकरण क्योंकि उस दूध को जब पैकेट में पैक करने से पहले जो एक जो है विधि का प्रयोग किया जाता है, मतलब उसका एक प्रक्रिया होता है जिस प्रक्रिया से उसको गुजारा जाता है, वह प्रक्रिया पाश्चुरीकरण कहलाता है, जिसके वजह से वह दूध खराब नहीं होता है। इसलिए इसका आंसर होगा पाश्चुरीकरण। पैकेट बंद दूध को खराब होने से बचाने के लिए पाश्चुरीकरण किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। 16 नंबर क्वेश्चन कहता है पैराशूट तथा चट्टानों पर चढ़ने के लिए किस पदार्थ का उपयोग रस्सी बनाने के लिए किया जाता है? यानी पैराशूट बनाने के लिए या चट्टानों पर चढ़ने के लिए जो रस्सी बनाया जाता है, आखिर उस रस्सी को बनाने के लिए कौन से पदार्थ का उपयोग किया जाता है? क्योंकि वह रस्सी पैराशूट हो या चट्टान पर चढ़ने वाला जो रस्सी है वह काफ़ी मजबूत होता है। तो आखिर उसको बनाने के लिए कौन से पदार्थ का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है रेयॉन, ऑप्शन बी है
पॉलिएस्टर, ऑप्शन सी है एक्रिलिक, ऑप्शन डी है नायलॉन। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा इसका नायलॉन। पैराशूट तथा चट्टानों पर चढ़ने के लिए नायलॉन पदार्थ का उपयोग रस्सी बनाने के लिए किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है भाई? नायलॉन का यूज किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्न में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक है? निम्न में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक है? ऑप्शन ए, अब यहाँ ध्यान दीजिए, प्राकृतिक बहुलक जो है, तो प्राकृतिक बहुलक जैसे रेशम वगैरह हो गया, नहीं कप ये सब क्या होता है, कागज वगैरह हो गया, यह सब प्राकृतिक बहुलक हो गया। ऑप्शन ए है पॉलिएस्टर, ऑप्शन बी है सेलुलोज, ऑप्शन सी है एक्रिलिक, ऑप्शन डी है नायलॉन। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, सेलुलोज। निम्न में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक है? सेलुलोज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्न में से किस में सेलुलोज की प्रधानता होती है? इसमें से किस में सबसे ज्यादा सेलुलोज पाई जाती है? ऑप्शन ए है कागज, तो ऑप्शन नंबर ए कागज, ऑप्शन नंबर बी रबर, ऑप्शन नंबर सी प्लास्टिक, और इसमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा, क्योंकि कागज में सेलुलोज की प्रधानता होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 19 नंबर क्वेश्चन कहता है, जीवाणु द्वारा अपघटित होने वाले पदार्थों को क्या कहा जाता है? जीवाणु द्वारा अपघटित होने वाले पदार्थों को क्या कहा जाता है? मतलब जिस पदार्थ को जीवाणु अपघटित करते हैं, मतलब तोड़ देते हैं, उसको क्या कहा जाता है? तो उसको जैव निम्नीकरणीय पदार्थ कहा जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जैव निम्नीकरणीय। तो जीवाणु द्वारा अपघटित होने वाले पदार्थों को जैव निम्नीकरणीय कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 नंबर क्वेश्चन पर चर्चा करने से पहले मैं आपको फिर एक बार से याद दिलाना चाहूंगा कि मेरे दोस्त, मेरे भाई बहन जो भी आप हैं, इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, भूल गए हैं आप, तो प्लीज एक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कीजिए और प्यारा सा कमेंट करना तो बिल्कुल नहीं भूलिएगा, और अपने शिक्षक साथियों को जितने भी हैं सबको शेयर जरूर करिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन 20 क्या कहता है। सबसे अधिक सक्रिय धातु, सबसे अधिक सक्रिय धातु है, सबसे अधिक सक्रिय धातु इसमें से कौन है? भाई सक्रिय तो इसमें सब दिया हुआ है, लेकिन सोडियम भी सक्रिय होता है, मैग्नीशियम भी होता है, पोटेशियम भी होता है, लेकिन इनमें सबसे ज्यादा, जब उसका हम लिस्ट देखेंगे, तो सबसे उसमें ज़्यादा सक्रिय पोटेशियम होगा। अब यहाँ ध्यान दीजिए, ऑप्शन ए है पोटेशियम, तो पोटेशियम का संकेत K होता है, और सोडियम, तो सोडियम का संकेत Na होता है, और मैग्नीशियम का संकेत Mg होता है, और ऑप्शन नंबर डी है सोना, सोना का संकेत Au होता है। यहाँ पोटेशियम का संकेत K दिया हुआ है। पोटेशियम तो सबसे अधिक सक्रिय धातु, यहाँ पर सोडियम भी होता है, पोटेशियम भी होता है, लेकिन इन दोनों में भी ज़्यादा सक्रिय पोटेशियम होता है। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, पोटेशियम, जिसका संकेत के होता है। यानी पोटेशियम इसमें से, इनमें से सबसे अधिक सक्रिय धातु कौन है? तो वह पोटेशियम है। आज का सेट हमारा यहीं तक समाप्त होता है, और वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।